हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाजिल सर क्लासेस। और क्या हाल है आप लोगों के? मुझे पूरी उम्मीद है बेटा बढ़िया होगे और जो पढ़ाया है तुमने सब कुछ पढ़ लिया होगा और तुम्हें समझ में भी आ गया होगा। तो बेटा आज से हम 11th क्लास का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसमें बेटा जो बेसिक बातें हैं जो तुम 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो वो अगर तुम्हें पढ़नी है, वो अगर तुम्हें दोबारा पढ़नी है तो वो बेसिक लेक्चर में है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे सबसे पहला क्लासिफिकेशन किसने किया, डोबेरिनर्स ने किया, क्या था वो सब उसमें बता रखा है। फिर न्यूलैंड ऑक्टेव क्या था वो बता रखा है। मेंडलीव क्लासिफिकेशन क्या था वो भी बता रखा है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्टार्टिंग वो भी तुम्हें बता रखी है कि कितने ग्रुप्स, कितने पीरियड, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, फलाना ढिमका सब तुम्हें बता रखा है। तो वो ज़रूर देख लेना अगर तुम्हें वो नहीं पता हो तो, और अगर पता है तो आपका बहुत वेलकम है आज के लेक्चर में। ठीक है बेटा, तो आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमें पढ़ना है न्यूक्लियर चार्ज, स्क्रीनिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट, और जेड इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बहुत ध्यान से सुनना, अभी तुम्हारे थोड़ी देर में ही कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, फिर इस पे कुछ क्वेश्चन लगवा देंगे, फिर तुम्हारा बेड़ा पार। क्लियर? तो बेटा बहुत ध्यान से तुम देखो, ये क्या है तुम्हारे पास, अभी तो कुछ बनाया नहीं है। ये क्या है बेटा, ये है तुम्हारा न्यूक्लियस, जेड क्या है इसके अंदर, एटॉमिक नंबर, ई मतलब प्रोटॉन। तुम कहोगे सर ई मतलब तो इलेक्ट्रॉन होता है, तो बिल्कुल सही बेटा, ई इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन चार्ज ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, इसीलिए हमने इसको ई लिख दिया। ये तुम्हें हमने किसने बताया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर में बता रखा है। अब ध्यान से देखो, ये शेल, एक शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, ऐसे ही और शेल होंगे। तो ये क्या था बेटा, ये था आपका वैलेंस शेल। वैलेंस शेल बेटा मतलब क्या होता है, लास्ट शेल, इसको हम एन से डिनोट करते हैं। क्लियर दिख रहा है यहाँ तक, ये हो गया वैलेंस शेल। वैलेंस शेल को हम और क्या बोलते हैं, मैं लिख दे रहा हूं लेकिन फिर सब कर दूंगा। अल्टीमेट क्या बोलते हैं बेटा, अल्टीमेट शेल, तुम लिख लो, मेरे पास जगह कम है, मैं रब कर दूंगा अभी। ये अंदर वाला शेल है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट शेल साफ साफ लिखना है, जो मैं नहीं लिख सकता। पेनल्टीमेट शेल, कौन सा शेल बेटा, पेनल्टीमेट शेल, इसको हम डिनोट करते हैं n-1। एन वैलेंस शेल के अंदर वाला शेल पेनल्टीमेट शेल, और ये जो शेल है इसको हम बोलते हैं प्री पेनल्टीमेट शेल। कौन सा शेल बेटा, प्री पेनल्टीमेट शेल, मतलब n-2। वैलेंस शेल n, वैलेंस शेल के अंदर वाला शेल n-1, वैलेंस शेल के अंदर वाले शेल के अंदर वाला शेल n-2, अंदर बाहर। समझ में आ गया तुम्हारे? क्लियर? अब बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, सपोज यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? अब इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज। क्या होता है इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज होता है ना। और ये क्या है, न्यूक्लियस, लिख लो यहाँ पर। न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज। अब न्यूक्लियस क्या करेगा बेटे, इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा या नहीं लगाएगा, पहले ये बताओ, लगाएगा अट्रैक्टिव फोर्स या नहीं लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा। तो यहाँ पर क्या लगेगी, एक अट्रैक्टिव फोर्स, किसके बीच में, न्यूक्लियस के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में। इतनी बात तुम्हारे समझ में आ गई ना, बहुत अच्छी बात है। अगर ये अंदर के इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो ये इस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाता और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स ही लगती। लेकिन यहाँ बैठे हैं इसके दुश्मन या इसके दोस्त, जैसे चाहो वैसे समझ लो इसको, कि ये आपका इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था, ये इनको रोक रहा है। तो यहाँ पर क्या होगी बेटा, रिपल्सिव फोर्स लगेगी। यहाँ पर क्या होगी, रिपल्सिव फोर्स लगेगी। यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स, यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स। ठीक है बेटा, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स, ये रिपल्सिव फोर्स, बस यही कहानी तुम्हारे समझ में आ जाती है। तो जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन, एक्चुअल कह सकते हो, एक्चुअल अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज। तो मैं यहाँ लिख दूं अट्रैक्टिव फोर्स
अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन एंड टेस्ट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बैलेंस का भी तुम ले सकते हो, इस पे भी फोर्स निकाल सकते हो, इस पे भी फोर्स निकाल सकते हो। बिटवीन टेस्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज। इतनी बात आई समझ में? तो ये तुम्हारा न्यूक्लियर चार्ज हो गया। और मैथमेटिकली देखो, इसका चार्ज कांस्टेंट, इसका चार्ज कांस्टेंट, प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज बराबर है, तो किस पे डिपेंड करेगा? ये नंबर ऑफ प्रोटॉन पे। ज्यादा प्रोटॉन होंगे तो ज्यादा फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रॉन पे, कम प्रोटॉन होंगे तो कम फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रॉन पे। और प्रोटॉन का मतलब एटॉमिक नंबर। तो याद रखो, हम मैथमेटिकली बात करें तो न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू या प्रोपोर्शनल टू, बुक में इक्वल है लेकिन एक्चुअल में प्रोपोर्शनल होता है, इक्वल नहीं होता। इक्वल टू किसके? एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो प्रोटॉन ज्यादा है, तो न्यूक्लियर में चार्ज ज्यादा हो गया। तो न्यूक्लियर में जितना चार्ज है उसी को तो न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। अगर तुम अपने बुक के अकॉर्डिंग बात करो एनसीईआरटी में, तो सिंपल सी बात है, जितना न्यूक्लियस में चार्ज है वो न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, न्यूक्लियस में अगर 1 प्रोटॉन है तो न्यूक्लियर चार्ज 1, अगर 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। आई बात समझ में? लेकिन एक्चुअल में हम नहीं बोलते, एक्चुअल में आगे जाकर तुम पढ़ोगे कि फोर्स को ही बोलते हैं, लेकिन ये प्रोपोर्शनल होती है किसके? रेट के। बट अभी भूल जाओ सब। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? चलो बहुत अच्छी बात, इतनी कहानी तुम्हारी क्लियर। अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगी। दोनों क्या है? सेम नेचर के हैं, और सेम नेचर के क्या करेंगे बेटा? रिपेल करेंगे। तो द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। द repulsive force between electrons is called, क्या called? is called, जल्दी बताओ, is called सिग्मा। स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, मतलब स्क्रीनिंग और शील्डिंग का मतलब क्या हो गया? ये इसके लिए स्क्रीन का काम कर रहा है, इसको इसकी तरफ खींचने से रोक रहा है, या कह सकते हो ये इसके लिए शील्ड क्या होती है? ढाल जिसको बोलते हैं, ये शील्ड का काम कर रहा है और इसको इसकी तरफ खींचने से रोक रहा है। समझ में आ गई यहाँ तक बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो मुझसे कहो, नहीं है ना? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई यहाँ तक ये। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं ये रब करता हूँ। ठीक है बेटा, हम ये रब कर देते हैं। अब तुमसे क्या कहा गया? अट्रैक्टिव फोर्स भी है, रिपल्सिव फोर्स भी है। हमने कहा कि तुम्हारे पास 10 न्यूटन की अट्रैक्टिव फोर्स है, 4 न्यूटन की रिपल्सिव फोर्स है, तो नेट फोर्स कौन सी बचेगी? नेट फोर्स अट्रैक्टिव बचेगी। और कितनी बचेगी? 6 बचेगी। आई बात समझ में या नहीं आई? जल्दी बोलो। आ गई ना? अट्रैक्टिव फोर्स कितनी थी? 10 न्यूटन। रिपल्सिव फोर्स कितनी थी? 4 न्यूटन। तो नेट फोर्स क्या बचेगी? अट्रैक्टिव बचेगी। कितनी बचेगी? 6 न्यूटन। तो बस यही तो होता है द नेट अट्रैक्टिव फोर्स, द नेट अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड टेस्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, क्या कॉल्ड बेटा? इज कॉल्ड Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दिखना चाहिए तुम्हें, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, Z लिखा है और इफेक्टिव लिखा है। ये क्लियर हो गई यहाँ तक बात? कोई दिक्कत तो नहीं? इसको फटाफट बनाओ और फटाफट इसको तुम छाप लो। छापने में तो माहिर हो तुम लोग, छाप लिया होगा। ठीक है बेटा, और एक बात और सुन लो बेटा, नोट्स जरूर बनाओ। अगर तुमने नोट्स नहीं बनाए और जब तुम्हें नोट्स बनाने का तुम्हारा दिल चाहेगा तो ये स्क्रीनशॉट काम में नहीं आएंगे, तुम्हें दोबारा पूरा लेक्चर ही देखना पड़ेगा। और जो मैं बोलता हूँ ना, हिंदी में, उर्दू में या मजाक में, वो सब लिखा करो तुम, जिससे कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट बने। तो सुनो बेटा ध्यान से, हमने क्या देखा? नेट, जो आपका नेट अट्रैक्टिव फोर्स की मैं बात करूं तो ये क्या होगा बेटा? ये होगा अट्रैक्टिव फोर्स
रिपल्सिव फोर्स, यही तो होगा बेटा। तो नेट अट्रैक्टिव फोर्स तुम्हारी होती है क्या, नेट अट्रैक्टिव फोर्स होता है जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है तुम्हारा, न्यूक्लियर चार्ज। और ये क्या होता है, सिग्मा, सिग्मा क्या होता है इसके अंदर, समझ गए ना बात को, लिखी रखा है ऊपर। ये क्या था आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सिग्मा क्या था शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट, या इसको हम कांस्टेंट बोल देते हैं, तो लिख देते हैं यहाँ पर। जेड इफेक्टिव क्या था, इफेक्टिव, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जेड क्या था बेटा, जेड था यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज, जेड क्या था न्यूक्लियर चार्ज, और सिग्मा क्या था बेटा स्क्रीनिंग कांस्टेंट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट या फिर शील्डिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको हम, शील्डिंग कांस्टेंट। आई बात समझ में या नहीं आई, आ गई ना, अरे तुम्हारे तो आ ही जाएगी, तुम तो होशियार बच्चे हो। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, लिख लो इसको फटाफट। अब हम देखते हैं कि सिग्मा कैसे निकालते हैं। सिग्मा तुमने कैलकुलेट कर लिया, ये तो तुम्हें पता होगा एटॉमिक नंबर की बराबर है, तो जेड इफेक्टिव भी निकाल लोगे, है ना बेटा। छापो इसको फटाफट। देखो बेटा ध्यान से, अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा। अब सिग्मा कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, सुन लो। ये सिग्मा है, एक सिंबल होता है, जिसको नहीं पता वो सुन लो, 6 मत समझ लेना इसको, इस टाइप से है ये। अब सिग्मा कैसे कैलकुलेट किया जाएगा बेटा, सिग्मा इज कैलकुलेटेड बाय द हेल्प ऑफ स्लेटर रूल। तो लिख लो यहाँ पर, इट इज कैलकुलेटेड बाय स्लेटर रूल्स। ठीक है, कोई स्लेटर ने कोई रूल्स दिए थे, उसकी बेसिस पे हम सिग्मा कैलकुलेट करेंगे। पहला रूल क्या था इनका, पहला रूल था फॉर वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज सिग्मा इज इक्वल टू, फॉर वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज सिग्मा कितना था बेटा, सिग्मा था 0। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसको रिपेल करने वाला क्या कोई होगा या नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मतलब मैं अगर इसकी एग्जाम्पल देखूं, हमने यहाँ लिखा हाइड्रोजन, ठीक है, हमने यहाँ लिखा हीलियम प्लस, हीलियम के बाद क्या था लिथियम 2 प्लस, हमने लिखा बेरिलियम 3 प्लस। तुमसे कहा जाए हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है ना, और जब एक इलेक्ट्रॉन है तो क्या उसको कोई रिपेल करेगा, कोई रिपेल नहीं करेगा। तो इन केस में, इन सबके केस में सिग्मा क्या होगा, सिग्मा 0 होगा। और जब सिग्मा 0 है तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू जेड के बराबर आएगी। इसका जेड इफेक्टिव 1, इसका जेड इफेक्टिव 2, इसका जेड इफेक्टिव 3, इसका जेड इफेक्टिव 4। आई बात समझ में, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, शाबाश। फिर सेकंड रूल था इनका, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके सब देखा, फॉर टू इलेक्ट्रॉन स्पीशीज इन्होंने कहा सिग्मा इज इक्वल टू 0.3। कितना कहा बेटा, सिग्मा इज इक्वल टू 0.3। अगर 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हैं तो सिग्मा कितना होगा, 0.3 होगा। लिखो इसको जरा, कितना था बेटा, ये था तुम्हारा 0.35। इतनी बात आ गई समझ में कि आपका फॉर 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज सिग्मा 0.35। अब 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज क्या बला हैं, तुम्हें पता होगा, तुमने यहाँ पर लिखा हीलियम, कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तुमने यहाँ पर लिखा लिथियम प्लस, कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि लिथियम में 3 होते हैं, 1 प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, यहाँ 2 निकाल दिए थे। ऐसी बेरिलियम 2 प्लस, कितना है इसका कितना था बेटा, यहाँ पर जो तुम्हारा कितना था, 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, सिग्मा कितना है, 0.3। कोई तुमसे ये पूछ ले इसके अंदर कि इसका जेड इफेक्टिव कितना होगा बेटा, सुनो, जेड इफेक्टिव इक्वल टू क्या था, जेड माइनस सिग्मा। हम अगर हीलियम की बात करें, एटॉमिक नंबर 2 है, सिग्मा कितना है 0.3, तो कितना हो गया, ये तुम्हारे पास हो गया 1.7। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, शाबाश। ऐसे में अगर लिथियम की बात करूं बेटा, तो जेड इफेक्टिव मुझे निकालना है, इसका जेड कितना है 3 माइनस 0.3,
सॉल्व कर लेना। 2.7 ऐसे ही 3.7, तो ये भी कांस्टेंट रहेगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। तो याद रखना अगर 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है तो पहला रूल क्या था, फॉर 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज सिग्मा इज इक्वल टू 0, फॉर 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज सिग्मा इज इक्वल टू 0.3, जो कि हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। क्लियर है, छापो इसको। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट। अगर इससे ज्यादा की बात हो गई अब, ठीक है, n इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की नहीं मैं अगर बात करूं तो यहां पर ध्यान से देखो, तीसरा रूल था इनका, फॉर nth शेल, फॉर nth शेल इलेक्ट्रॉन्स, nth शेल इलेक्ट्रॉन मतलब 2 से ज्यादा की बात हो रही है, 2 तक के नहीं तो देख लिया, तो वहां पर क्या होगा बेटा तुम्हारा सिग्मा इज इक्वल टू होगा 0.35 पर इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन है उसको 0.35 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर, ऐसे हम बात करें फॉर, अभी इसको यूज करना तुम्हें सिखाएंगे, टेंशन ना लो। फॉर n-1 शेल मतलब पेनल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन का सिग्मा कितना था, इसका सिग्मा होगा 0.85 पर इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन है 0.85 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर, और इसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ क्या था, फॉर ऑल इनर इलेक्ट्रॉन मतलब n-2 n-3 कुछ भी, फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन सिग्मा इज इक्वल टू 1 इंटू 1 पर इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन है उसे 1 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर, अब सुनो, फॉर डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन, फॉर डी एंड एफ सबशेल इलेक्ट्रॉन n-1 के लिए क्या होगा, सुन लो, यहाँ n-1 के लिए क्या था, ये था, n-1 के लिए क्या होगा आपका, n-1 के लिए आपका होगा सिग्मा हो जाएगा आपका फॉर डी एंड एफ शेल n-1 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा हो जाएगा 1 इंटू 1 पर इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ तुम घूम गए होगे थोड़ा सा, बट घूमो मत, हम है ना, तुम्हें बताएंगे सारी बातें, अभी तुम इस पे गौर करो, फिर बाद में इस पे गौर करेंगे। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब यूज करते हैं इसको और निकालते हैं कि हम सिग्मा कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है, अब चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से कहानी क्या थी। अब ध्यान से देखो, अभी मुकम्मल नहीं हुआ किस्सा, कहानी मेरी अधूरी है, समझ गए। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, तब तक एक शेर सुनो तुम, चलो शेर बाद में सुनाएंगे तुम्हें। हम बात करें किसकी, लिथियम की बात करते हैं। लिथियम एटॉमिक नंबर 3 कॉन्फ़िगरेशन आती है तुम्हें, आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में तुम्हें बता रखी है, जिसने वो नहीं देखा तो जाके देख ले, कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी और आनी चाहिए तुम्हें। क्या हो जाएगा 1s2 2s1। अब अगर तुमने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी तो बेटा बहुत पछताओगे, ठीक है, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, समझ गए। तो सुनो अब ध्यान से, ये क्या था बेटा, ये था n शेल, ठीक है, ये क्या था n-1 शेल, वैलेंस शेल 2 था तो वो n बोल दिया, उसके अंदर वाला क्या होगा n-1। इतनी बात आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना, शाबाश। अब इस पे गार्ड बांध लेना बात को, जो मैं कह रहा हूं, मुझे इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्सेस निकालनी है, इस इलेक्ट्रॉन पे, वीडियो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इस पे मुझे फोर्स निकालनी है। क्या वैलेंस शेल में क्या कहा मैंने, वैलेंस शेल में इसको रिपेल करने वाला कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है? अबे बोलो ना, है या नहीं है? नहीं है ना। अगर 2 होते हैं यहाँ पर तो एक को रिपेल करने वाला दूसरा होता, 3 होते तो एक को रिपेल करने वाले 2 होते, 4 होते तो एक को रिपेल करने वाले 3 होते। अब पूरी गिनती तो तुम्हें बताऊंगा नहीं मैं, लेकिन यहाँ पर क्या इसको रिपेल करने वाला इस शेल में, सेकंड शेल में कोई है? नहीं है बेटा, नहीं है। तो क्या करोगे, इसको तुम करोगे, ये तुम्हारा क्या था, n था ना, ये तो ध्यान से देखो, सिग्मा निकालना है मुझे। सिग्मा कैसे निकालोगे, वैलेंस शेल कितने से मल्टीप्लाई करते थे, 0.35 से, ठीक है, और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है रिपेल करने वाला 0, एक इलेक्ट्रॉन की तो मुझे स्टडी करनी है, मतलब उसको तो छोड़ना पड़ेगा, उस पे ही तो फोर्सेस निकालनी है। अगर अब भी नहीं समझ पा रहे हो तो बहुत मोटी बुद्धि है तुम्हारी कसम से, अगर तुम नहीं समझ पा रहे या नहीं समझ पा रही ना
तो समझ जाओगी बेटा, कोई नहीं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और कितने से मल्टीप्लाई करना था? 0.85 इंटू 2, जितने भी इलेक्ट्रॉन हो उसको 0.85 से मुझे मल्टीप्लाई करना था। क्लियर? अब सॉल्व करो, ये कितना आया? 0। ये कितना आया? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, सॉल्व करते हैं हम भी, तुम भी। तो ये तुम्हारा आ जाएगा बेटा कितना? 1.70। मल्टीप्लाई कर लेना। तो सिग्मा कितना आया? सिग्मा आया 1.70। सिग्मा आ गया, सिग्मा यही तो आया या नहीं आया? ठीक है, ये आ गया। अब मुझे क्या करना था बेटा? अब मुझे निकालना है जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव कैसे निकलता है? सिग्मा माइनस जेड इफेक्टिव निकलता है जेड माइनस सिग्मा। जेड कितना था इसका? कितना एटॉमिक नंबर था? इसका एटॉमिक नंबर था हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3। सिग्मा कितना आया? 1.70। तो 3 माइनस 1.7 कितना हो गया बेटा? ये हो गया तुम्हारा 1.3। तो जेड इफेक्टिव कितना आया? 1.3। होना कितना चाहिए था? 3, बट रिपल्जन की वजह से कितना रह गया? नेट अट्रैक्टिव फोर्स कितनी आई? 1.3। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? शाबाश, छापो इसको फटाफट। क्लियर? अब हम बात करते हैं किसकी? बेरिलियम की बात करते हैं अब हम। तो बेटा बहुत ध्यान से देखो, हमने यहाँ पर लिखा लिथियम था, बेरिलियम को देखो कितने थे बेटा इसका एटॉमिक नंबर? इसका एटॉमिक नंबर था 4। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2, ये आपका nth शेल, ये आपका n-1 शेल। ठीक है बेटा, सिग्मा निकालना है। n-1 शेल को किससे? n-1 शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और एक, और कितने से करते थे इलेक्ट्रॉन को? करते थे 0.85। प्लस nth में कितने हैं? एक की स्टडी करनी है, एक को रिपेल करने वाला एक होगा। तुम फिर सुन लो ध्यान से, अगर 2 है ना, बहुत से बच्चों के समझ में आ गई होगी, लेकिन बहुत से मोटी बुद्धि के होंगे, नहीं समझ पा रहे होंगे अभी। 2 है ना, और मुझे बताना जो नहीं समझ पा रहा कमेंट में, ठीक है? बताएगा तो खैर कोई नहीं। 2 में से जितने भी होंगे मुझे एक छोड़ के लेना है। 3 है तो 2 लेने हैं, 2 है तो 1 लेना है, 1 है तो 0 लेना है। तो यहाँ कितना हो गया? 1 की स्टडी होगी, 1 उसको रिपेल कर रहा होगा 1। लो मार्कर भी तो नहीं चल रहा। 1 कितने से करना था? 0.35 से। सॉल्व करो, बताओ कितना है सिग्मा? जल्दी मल्टीप्लाई करो, मैं भी करता हूँ। कितना आ गया सिग्मा? सिग्मा आ गया 2.05। ठीक है बेटा, सॉल्व करके मैंने देखा सिग्मा आ गया 2.05। क्लियर? अब यहाँ पर हम बात करते हैं, सिग्मा तो आ गया, और जेड कितना था? जेड था हमारा 4, एटॉमिक नंबर 4 था। जेड इफेक्टिव निकालना है, जेड माइनस सिग्मा, जेड 4 माइनस 2.05 कितना है? जल्दी बताओ, माइनस करो। माइनस करके इसका जो तुम्हारा आंसर आएगा वो आएगा 1.95। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? छापो इसको फटाफट। इसके बाद अब तुम्हें बात करनी है बेरिलियम के बाद बोरॉन की। तो फटाफट अब तुम्हें बोरॉन का लिखना है। तो बोरॉन का करके बताओ, मुझे खुद बताना है तुम्हें। ठीक है, बोरॉन लिखो। एटॉमिक नंबर कितना था? 5 था। 1s2 2s2 2p1। ये वैलेंस शेल है, ये वैलेंस शेल का अंदर वाला शेल है, ये अल्टीमेट शेल, ये पेनल्टीमेट शेल। अब जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, क्या करना था? अब तुम्हें करना था, तुम्हें निकालना था क्या? तुम्हें निकालना था बेटा सिग्मा निकालना था। सिग्मा निकाल लो। कैसे निकालोगे? कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इंटू 0.85 प्लस प्लस कितने थे यहाँ पर? 3 थे तो 2 लेंगे, इंटू 0.35। जल्दी बताओ कितना आंसर आया? और इसका तुम्हारा आंसर आ गया होगा, जल्दी करो खुद तुम लोग यार, 2.4। आंसर कितना आ गया इसका? 2.4। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? सही है। अब जेड तुम्हें पता है कितना है? जेड है इसका 5। जेड इफेक्टिव जल्दी बताओ मेरे लिखने से पहले। 5 माइनस 2.4 कितना आ गया बेटा? 5 माइनस 2.4, ये आ गया 3.6। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? तो एक्चुअल कितना था? 5 था, लेकिन आपका जो नेट अट्रैक्टिव फोर्स था वो कितना आया? 3.5। समझ में आ गई यहाँ तक बात? कॉपी करो इसको फटाफट। बेटा ध्यान से ये देखो, सबसे पहली बात तो ये कि अभी ये तुम्हें 3.6 लिखवाया था, लेकिन 2.6 होगा। इतनी मैथ तो तुम्हें आती होगी, तुमने खुद सही कर लिया होगा। क्लियर? अब इसको यहाँ पर देखो बेटा, सिग्मा कितना आया था इसका? 1.7, इसका 2.05, इसका 2.4। ये एक पीरियड था ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। हम एक पीरियड में बात कर रहे हैं। तो यहाँ ध्यान से देखो, इन अ पीरियड सिग्मा
इंक्रीज कितना बेटा 0.35 एलिमेंट टू एलिमेंट, एलिमेंट टू एलिमेंट। अगर मैं बात करता हूं किसकी, एक पीरियड में मैं बात करता हूं, तो इनका डिफरेंस कितना था 0.35, इनका डिफरेंस कितना था 0.35। यहाँ कितना हो जाएगा, इसमें 0.35 प्लस कर दो, यहाँ कितना हो जाएगा, इसमें 0.35 प्लस कर दो, निकाल के भी देख लेना वही आएगा। क्लियर। तो याद रखो पीरियड में सिग्मा कितना इंक्रीज होता है 0.35 फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट, और जेड इफेक्टिव कितना इंक्रीज होता है, ध्यान से देखो जेड इफेक्टिव हो जाएगा तुम्हारा, इसमें से इसको माइनस करो कितना आएगा, देख लेना 0.65, सिग्मा कितना 0.35, जेड इफेक्टिव इंक्रीज 0.65 फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। बेटा यहाँ तक बात समझ में आ गई कि सिग्मा कितना इंक्रीज हुआ 0.35, जेड इफेक्टिव कितना इंक्रीज हुआ 0.65। तुमसे कोई पूछे इसका कितना होगा, कितना हो जाएगा 2.6.65, इसका कितना हो जाएगा 2.6.65, ठीक है ना। तो पूछा जा सकता है ऐसे, तो ये रिमार्क याद रखना कि सिग्मा एक पीरियड में कितना इंक्रीज होगा एलिमेंट टू एलिमेंट 0.35 और जेड इफेक्टिव 0.65, और यही रीजन है कि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो आपका साइज कम होगा, लेफ्ट साइड जाने पे साइज कम होता है। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव डोमिनेट करता है, जेड इफेक्टिव ज्यादा बढ़ता है एज कंपेयर टू सिग्मा, इसीलिए क्या होता है आपका, समझ जाओ, ठीक है, साइज डिक्रीज होता है। लिख लो इसको बात को। अब हम ग्रुप में अगर बात करें तो यहाँ पर सपोज हमने लिथियम का तो देखा था, लिथियम का सिग्मा कितना आया था, सिग्मा इसका आया था 1.3, और जेड इफेक्टिव कितना आया था इसका, जेड इफेक्टिव आया था 1.7। ऐसा ही था ना बेटा, ऐसा ही था या नहीं था, ऐसा ही था, ठीक। क्लियर, या उल्टा आ गया कुछ, ध्यान से देख लो क्या आया था लिथियम का आपका आया था सिग्मा आया था 1.7, यह आया था 1.3। समझ गया होगा ना बेटा, सिंपल सी बात थी। खैर अब हम बात करते हैं किसकी, सोडियम की। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो 1s2 2s2 2p6 3s1। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कॉन्सेप्ट को समझो, ये कैलकुलेशन जो मैं कर रहा हूँ ना, मैं अगर इसको मोबाइल से करके लिख रहा हूँ या देख के लिख रहा हूँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सब चीज़ तुम्हें समझ में आ गई। तो बेटा ध्यान से देखो, ये क्या था, वैलेंस शेल था n, ये क्या था आपका n-1, ये क्या था आपका n-2। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब तुम्हें सिग्मा निकालना है। सिग्मा कैसे निकालना था, मैंने तुम्हें बताया था कि n-2 के जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, n-1 के बाद n-2 n-3 n-4 जितने भी इनर इलेक्ट्रॉन हैं 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने हैं 2, और मल्टीप्लाई करना है किससे 1 से, प्लस n-1 के क्या करने थे, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं कितने हैं 8, मल्टीप्लाई करना है 0.85 से, और यहाँ कितने थे आपके 0 × 0.35। ये बात समझ में आ गई। एक है, एक ही तो स्टडी कर रहे हैं हम, तो उसको तो हमें देखना नहीं है, मैंने पहले ही कहा था जितने हो उसमें से एक को छोड़ दो। अब कितना बताऊं मैं ये, क्लियर। कैलकुलेट करो, अब मुझे इसका आंसर बताओ कितना आ गया, जल्दी सॉल्व करो, बताओ। ये तुम्हारा आ गया होगा बेटा 8.8, कितना आया, सॉल्व करोगे तो सिग्मा आ जाएगा 8.8। क्लियर, यही आया तुम्हारा भी, चलो बहुत अच्छी बात है। अब हमें इसका z तो पता था, कितना था, z था इसका 11, तो z इफेक्टिव निकाल लो। अब z इफेक्टिव मुझे पता है z माइनस सिग्मा, तो ये कितना हो गया 11 माइनस 8.8, तो 11 माइनस 8.8 कितना आ गया बेटा, जल्दी बताओ कितना आ गया, ये आ गया 3.2, इतना ही तो आना चाहिए यार। कितनी क्लियर है, इतनी आ रहा है ना बेटा, कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया 2.2। कितनी खराब मैथ हो गई है यार, ठीक है 2.2। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, कोई दिक्कत तो नहीं तुम्हें। तो ये z इफेक्टिव तुम्हारा 2.2 आ गया, ठीक है। सिंपल मैथमेटिक्स थी जो कि मैंने गलत कर दी। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब तुम्हें निकालना था किसका, अब तुम यहाँ देखो, यहाँ तक बात समझ में आ गई। लिथियम आ गया, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। सोडियम का कितना आया था मेरे पास, सोडियम का सिग्मा आया था मेरे पास, सिग्मा आया था 8.8, और z इफेक्टिव कितना आया था, z इफेक्टिव कितना आया था मेरे पास, इसका z इफेक्टिव आया था 2.2। क्लियर। अब निकालो किसके लिए, पोटेशियम के लिए, फटाफट निकालो जरा। पोटेशियम के लिए निकालें आप कि z इफेक्टिव और सिग्मा कितना कितना आ रहा है। तो यहाँ पर लिखा हमने पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। तो ये हो गया n, ये हो गया आपका n-1, ये हो गया आपका n-2, ये हो गया n-3। तो n-1, n-2, n-3, n-4 सबको किससे करना था बेटा? मुझे 1 से करना था। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? ध्यान से देखो, ये हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन थे? 8 और 2, 10 इंटू 1, क्लियर, प्लस यहाँ कितने थे? 8 इंटू 0.85, यहाँ कितना था? प्लस 0 इंटू 0.35, क्लियर। कितना आया जल्दी बताओ सिग्मा, इसका सॉल्व करो। सिग्मा आ गया इसको तुम्हारा 16.8। अब तुम्हें z इफेक्टिव निकालना है बेटा। z इफेक्टिव क्या होगा तुम्हारा? z माइनस सिग्मा। ये कितना था? ये तुम्हारा 19 था। 19 माइनस 16.8 कितना आ गया? जल्दी बताओ। 19 माइनस 16.8 तुम्हारा आ जाएगा 2.2। क्लियर है बेटा? कितना आ गया? 2.2। तो तुमने क्या देखा? तुमने ये देखा कि इसका भी z इफेक्टिव 2.2 था, इसका भी z इफेक्टिव कितना था? 2.2। तो अगर तुम ग्रुप में आओगे टॉप से बॉटम, इसके बाद क्या आता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम का रुबिडियम आएगा, इसका भी निकालना, सीजियम आएगा, इसका भी खुद घर पे कैलकुलेट करना। तो जब तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम ये देखोगे इसका z इफेक्टिव बराबर होगा, इसके z इफेक्टिव के बराबर होगा 2.2। मतलब z इफेक्टिव ऑफ पोटेशियम, z इफेक्टिव ऑफ सोडियम बराबर आया z इफेक्टिव ऑफ पोटेशियम, z इफेक्टिव ऑफ सीजियम, सबका z इफेक्टिव बराबर आया। यही रीजन है कि टॉप से बॉटम जब हम आते हैं तो सेकंड पीरियड के बाद से z इफेक्टिव कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन फिर भी साइज बढ़ता है। साइज क्यों बढ़ता है? साइज बढ़ता है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक शेल। शेल बढ़ते रहते हैं एटम की, पहले में 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल, 4 शेल। यही रीजन है क्या होता है? उसका साइज बढ़ता है। तो जब उसका साइज बढ़ेगा वहां पर हम रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर चार्ज को नहीं देंगे, इसका जो क्रेडिट जाएगा वो किसको जाएगा? इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। तो तुम्हें यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो रिमार्क लिख लो। एक रिमार्क क्या था? इन अ ग्रुप, बेटा ये रब कर दें, लिख लिया होगा तुमने ये। तो रिमार्क अब हम देखते हैं। इन अ ग्रुप z इफेक्टिव बिकम कांस्टेंट। इन अ ग्रुप z इफेक्टिव become constant from third period onwards, from थर्ड पीरियड ऑनवर्ड। बात समझ में आ गई? अभी तुम्हें दिखाई दिया सेकंड का जो था थर्ड का बड़ा, थर्ड के बाद से क्या रहा? आपका कांस्टेंट रहा। क्लियर है तक बात? तो तुम्हें एस का और पी का समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट पॉइंट लिखा था जो डी वाला था, उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा? बेटा अब देखो ध्यान से इधर। अब हम बात करते हैं किसकी? आयरन की। आयरन क्या है? आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। तो सबसे पहला काम हमें इसके अंदर क्या करना था? सबसे पहला काम हमें करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। ठीक है बेटा? 26 एटॉमिक नंबर था, हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। इतनी बात आई समझ में? अब तुम्हें इसको रीअरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर शेल, या कह सकते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो बहुत ध्यान से देखो, इसको अब मुझे लिखना पड़ेगा ऐसे: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 3d6, 4s2। ये बात समझ में आ गई बेटा? पहले फर्स्ट शेल, फिर सेकंड शेल, देन आपका थर्ड एंड फोर्थ। ये हो गया आपका वैलेंस शेल n, ये हो गया आपका n-1, ये हो गया आपका n-2, और ये हुआ n-3। इतना क्लियर? कोई डाउट किसी को? जल्दी बोलो बेटा, डाउट तो नहीं कोई? क्या कहा? नहीं ना? शाबाश। अब तुम्हें निकालना था इफेक्टिव न्यूक्लियर सिग्मा, निकालना है तुम्हें सबसे पहले फॉर वैलेंस
वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें है बेटा, एस ऑर्बिटल में है ना। तो सेम चीज वही करोगे जो हम करते हुए आए हैं अब तक। इनर वाला देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं सिग्मा की। जो आपका इनर इलेक्ट्रॉन है ये आपका होगा पॉइंट, कितने से करेंगे इसको मल्टीप्लाई, इसको हम करेंगे 0.35, इसको कितने करेंगे बेटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.85, इन सबको किससे करेंगे 1 से। तो कितने होगा टोटल 6 और 4, 10 इंटू 1 प्लस ये कितने होगा बेटा 12 और 2 14 इंटू 0.85 प्लस 1 इंटू 0.3। तुम जानते हो एक की हम स्टडी कर रहे हैं, एक पे हमने कैलकुलेट कर लिया। जल्दी बताओ कैलकुलेट करके कितना आ रहा है ये, बताओ बेटा कैलकुलेट करो और जल्दी बताओ कितना कितना आ गया। ये आपका आ गया बेटा, कितना आ गया ये 2 आ गया 22.25। इतनी बात आपके समझ में आ गई। सिग्मा कितना आ गया 22.25। अब मुझे क्या निकालना था इसके अंदर Z इफेक्टिव। अब Z इफेक्टिव तुम जानते हो क्या होता है, Z माइनस सिग्मा। Z कितना था इसका, एटॉमिक नंबर था 26 और ये 26 माइनस 22.25 कितना है बेटा, ये तुम्हारा आ गया 3.75। इतनी बात आ गई समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं तुम्हें, आ गया ना, सिंपल था, लिख लो इसको। अब मुझे बात करनी थी किसकी, तो सुनो ध्यान से। हमने अभी किसका निकाला था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब 4s इलेक्ट्रॉन पे कितना Z इफेक्टिव होगा, उस पे कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगेगा, हमने वो कैलकुलेट कर लिया। अब हम बात करते हैं कि अगर हम 4s की बात ना करके हम बात करें 3d पे, कि 3d के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो भी तो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होंगे, उस पे कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। अब हम वो कैलकुलेट करते हैं, ये लिख लो फटाफट बेटा। सुनो ध्यान से, हमने अभी देखा था कि जब हमने 4s इलेक्ट्रॉन पे Z इफेक्टिव निकाला था तो कितना था 3.75। अब हम बात करते हैं किस पे, D इलेक्ट्रॉन पे। Z इफेक्टिव किसके लिए हम बात करेंगे, फॉर D इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहला काम क्या करना है, रीअरेंज करो इसको, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2। अब मुझे 4s से कोई मतलब नहीं है, क्यों मतलब नहीं है, 4s क्या है 3d के बाद आ रहा है, तो वो 3d के लिए शील्ड का काम या स्क्रीन का काम नहीं करेगा। तो सुन लो कान खोल के, अगर तुम्हें 3d की नहीं निकालना है तो 4s को नहीं लेना, इसके बाद भी कुछ होता उसको भी हम नहीं लेते। अगर आपको 3p की नहीं निकालना है तो आपको d को भी नहीं लेना, अगर आपको 2p की नहीं निकालना है तो आपको इसके बाद वाले सबको कैंसिल कर देना है। क्लियर। अब याद करो वो दिन तो खैर यही था, याद करो वो घड़ी वो पल जब मैंने बताया था डी का केस। तो सुन लो ध्यान से, मैंने आपको ये बताया था कि डी के जो इलेक्ट्रॉन हैं सिर्फ इनको हम किससे करेंगे 0.35, और अंदर वाले जितने भी हैं उन सबको किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये रूल था स्लेटर का, क्या था आपका, सिग्मा निकालना है आपको। अंदर वाले कितने थे, कितने होगा ये 10 18, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 1 प्लस यहाँ कितने 6, एक की हम स्टडी कर रहे हैं तो कितने बचे यहाँ पर 5 इंटू 0.35। तो जल्दी बताओ कितना आ गया सिग्मा, कैलकुलेट करो, हम भी कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं पहले कौन कैलकुलेट करे। तो पहले कैलकुलेट कर लिया हमने, तो यहाँ पर कितना आ गया आपका, ये आ गया 19 कितना आ गया 75, और Z इफेक्टिव कितना हो गया इसका, जल्दी बताओ 26 माइनस 19.75 कितना है ये आपका आ गया बेटा 6.25। आई बात समझ में, 6.25। तो तुमने क्या देखा, तुमने ये देखा जब हमने 4s की बात की थी तो Z इफेक्टिव इतना था, और जब हमने बात करी किसकी फॉर 3d इलेक्ट्रॉन तो Z इफेक्टिव कितना आ गया, Z इफेक्टिव तुम्हारा आ गया 6.25। अब हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे फॉर 3p इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन दोबारा लिखो, या दोबारा अगर तुम्हें नहीं लिखना कोई बात नहीं, इसको यूज कर ले रहे हैं हम, तुम दोबारा लिखना।
जब तुम 3p की बात करोगे बेटा तो तुम्हें इसको भी तो कैंसिल आउट करना पड़ेगा। यहाँ कितने बचे तुम्हारे, p में कितने हैं 6। अब देखो ये हो गया n, f या p में इलेक्ट्रॉन है तो पूरे वैलेंस शेल को लेना है, लेकिन अगर d या f में है तो क्या करना है, सिर्फ d और f के इलेक्ट्रॉन को 0.35 से अंदर के जितने भी हैं वो 1 से करना है। ये बात दोबारा सुनो और इस बात को गांठ बांध लो बिल्कुल। ये हो गया आपका n-1, ये हो गया अब n-2, तो सिग्मा मुझे निकालना है यहाँ पर। सिग्मा इजिकल टू n-2 में क्या करना था मुझे 1 × 2 प्लस यहाँ तुम्हें करना है पॉइंट, ये 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, 2 एक और मल्टीप्लाई करना था 1 से। यहाँ कितने थे बेटा 8 इलेक्ट्रॉन और मल्टीप्लाई करना था 0.85 से। यहाँ कितने बचे वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल में बचे तुम्हारे पास 2 और ये प्लस 7 × 0.35। कैलकुलेट करो, देखते हैं कौन पहले कैलकुलेट करता है। हमने कैलकुलेट कर लिया और ये आ गया 11.25। कितना आया 11.25। आई बात समझ में या नहीं आई, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा, बात समझ में आई या नहीं आई। आ गई होगी ना। मैं फिर कह रहा हूं तुमसे कि डी का अगर है तो वो डी का, ये डी का केस है, इसमें सिर्फ डी के इलेक्ट्रॉन को क्या करना था, हमें 0.35 से करना था, अंदर वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन थे 1 से करना था। लेकिन अगर एस या पी में है तो जो तुम्हें पहले बताया वही करना है तुम्हें। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब जेड इफेक्टिव निकालो, कितना आ गया इसका, जेड इफेक्टिव आ जाएगा 26 माइनस 11.25। कितना आया जल्दी बताओ, ये तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी, जेड इफेक्टिव आ जाएगा इसका 14.75। कितना आ गया 14.75। तो मैं अगर बात करता हूं किसकी, फॉर 3d इलेक्ट्रॉन, तो जेड इफेक्टिव कितना आया बेटा, जेड इफेक्टिव आपका आया 14.75। क्लियर दिख रहा है तुम्हें 14.75। अब हम बात करते हैं किसकी, 2p की, या चलो 3s की बात कर ले रहे हैं पहले। अब हम बात करेंगे किसकी, फॉर 3s इलेक्ट्रॉन, फॉर 3s इलेक्ट्रॉन। जब 3s इलेक्ट्रॉन की बात करोगे बेटा तो इसको भी काट दोगे। अब क्या बचेगा, ये हो गया आपका n-1 n-2, तो सिग्मा हो जाएगा आपका n-2 2 × 1, 2 इलेक्ट्रॉन थे 1 से करोगे, और ये कितना था तुम्हारा, ये था 8 × 0.85। 2 में से एक की हम स्टडी कर रहे हैं, एक की हम बात करेंगे 1.35। और अगर तुम्हारे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि एक क्यों लिया, तो बेटा बहुत क्या कहूँ तुमसे मैं, पिटने वाले काम है तुम्हारे। फिर ये कितना है जल्दी बताओ, इसका तुम्हारा आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा इसका, कैलकुलेट करो और जल्दी बताओ मुझे कितना आ रहा है इसका। फटाफट कैलकुलेट करते हैं हम और देखते हैं कितना आ गया इसका। तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पर 8 × 0.85, ठीक है बेटा, प्लस 2, कितना आया 8.8। अच्छा ये तो रह गया 8.8 प्लस 0.35, ये आ जाएगा 9.15। अब इसको क्या करना है तुम्हें, जेड इफेक्टिव निकालना है। जेड इफेक्टिव कैसे निकालोगे जल्दी बताओ, 26 माइनस 9.15, तो यहाँ कर दो -26, ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 16.85। इतनी बात आगे समझ में, कितना आया 16.85। तो जब मैंने यहाँ बात करी किसकी, फॉर 3, ये आपका 3p इलेक्ट्रॉन था, ये हो गया 3s इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर z इफेक्टिव कितना आया 16.85 आया। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, कोई डाउट तो नहीं तुम्हें इसके अंदर, क्लियर है बेटा। अब निकालो किसके लिए, फॉर 2p, जल्दी बताओ 2p के लिए कितना आएगा, फॉर हम बात कर रहे हैं फॉर 2p इलेक्ट्रॉन। अब 2p में देखो, जब हम 2p की बात करेंगे तो सुनो ध्यान से, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका n और ये हो जाएगा n-1। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे बेटा, समझो ध्यान से, क्लियर। तो सिग्मा निकालो यहाँ पर। अब n में कितने थे टोटल, कितने थे 6 और 2 8, एक की हम बात करेंगे, यहाँ रह गए 7, ये कितने थे 2 × 0.85 प्लस 7 × 0.35, कितना आ गया सिग्मा इसका बेटा, इसका सिग्मा तुम्हारा आ गया कितना 4.15। और जेड इफेक्टिव निकालो इसका,
Z इफेक्टिव जब तुम कैलकुलेट करोगे तो 26 माइनस 4.15 और इसकी वैल्यू तुम्हारी आ गई कितनी 21.85। तो मैंने क्या देखा फॉर किसका, फॉर 2p इलेक्ट्रॉन, फॉर 2p इलेक्ट्रॉन Z इफेक्टिव कितना आया, Z इफेक्टिव आ गया आपका, Z इफेक्टिव की वैल्यू आ गई 21.85। इतनी बात क्लियर है, कितनी आ गई 21.85। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं किसकी, इसको लिख लो। अब हम बात करेंगे एक और, देख लो बस, फिर कॉन्सेप्ट तुम्हारा पूरा क्लियर। हमने लिखा यहां पर फॉर 2 हो गया, फॉर हम बात करते हैं फॉर 1s इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, ये सब खत्म, तो क्या रह गया यहाँ पर, ये जब हम 1s इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो क्या रह गया 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, और 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का कितना था बेटा सिग्मा इज इक्वल टू 0.30, और यहाँ पर Z इफेक्टिव कितना आ जाएगा तुम्हारा 26 माइनस 0.30, कितना आ गया जल्दी बताओ, ये आ जाएगा तुम्हारा 25.70। इतनी बात तुम्हारे समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बताओ, आई या नहीं आई, आ गई ना बेटा, शाबाश। अब इसको और ध्यान से देखो तुम, अब तुमने क्या देखा, तुमने ये देखा कि जैसे जैसे n की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, यहाँ n कितना था 4 था, शेल कितना था 4, यहाँ शेल 3, जैसे जैसे n की वैल्यू डिक्रीज होगी, n की वैल्यू जैसे जैसे कम होगी, Z इफेक्टिव वैसे वैसे बढ़ेगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, n की वैल्यू कम, Z इफेक्टिव ज्यादा। यहाँ पर n कितना था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये कह सकते हो शेल नंबर 4 था, Z इफेक्टिव कितना था 6.25, यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 था, कितना था 14.75, यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना था 2, तो यहाँ कितना था 21.85, यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना था 1, कितना था 25.7। तो ये बात तुम्हें क्लियर हो गई होगी, कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है कि इसमें से किसकी Z इफेक्टिव ज्यादा होगी। तो Z इफेक्टिव क्या था आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के, जितना ज्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उतनी ही कम Z इफेक्टिव, जितना कम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उतना ज्यादा Z इफेक्टिव। क्लियर। अब सुनो ध्यान से, अब अगर तुम्हारा शेल नंबर सेम है 3, 3 और 3, 3s, 3p, 3d, तो अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है तो सबसे ज्यादा Z इफेक्टिव किसका होगा, जो न्यूक्लियस के पास होगा, और न्यूक्लियस के पास कौन था s था, फिर कौन सा था p था, फिर कौन सा था d था। तो लिख लो कुछ रिमार्क, ये बात तुम्हारे क्लियर हो गई। इसको रब कर देते हैं और कुछ तुम्हें अच्छे अच्छे खूबसूरत खूबसूरत तुम्हारी तरह रिमार्क लिखवा देते हैं। तो हमने पहला रिमार्क, लिखो ध्यान से, फर्स्ट रिमार्क था आपका, फर्स्ट रिमार्क था आपका बेटा Z इफेक्टिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि शेल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये कह सकते हो शेल, ये कह सकते हो n लिख दो, ठीक है। जिसका शेल नंबर ज्यादा उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम। अभी तुम्हें बताया था, अगर मैं बात करूं फॉर 3s, 4p और 5s, तो किसका Z इफेक्टिव ज्यादा होगा, जल्दी बताओ, सबसे ज्यादा Z इफेक्टिव किसका होगा। Z इफेक्टिव का जो ऑर्डर होगा तुम्हारा वो होगा सबसे ज्यादा Z इफेक्टिव इसका, फिर इसका, फिर इसका। अगर शेल अलग है, शेल अलग है कैसे दिखेगा तुम्हें तुम्हारी आंखों से दिखेगा, सही काम कर रही होंगी आंखें। तो ये 3, 4, 5 n की वैल्यू बढ़ रही है, Z इफेक्टिव कम हो जाएगा। क्लियर। सेकंड रिमार्क देखो, सेकंड रिमार्क तुम्हारा क्या था, सेकंड रिमार्क था Z इफेक्टिव, ऑर्डर ऑफ Z इफेक्टिव देखो, फॉर सेम शेल, यानी कि n क्या है आपका कांस्टेंट है, n सेम है, कांस्टेंट ना लिख के सेम लिख दें हम। तो फिर सबसे ज्यादा किसका होगा, s का होगा, फिर p का होगा, फिर आपका d का होगा, फिर आपका f का होगा। मैं अगर बात करता हूं यहां पर आपका 3s, 3p, 3d, 4s,
4p। तो ध्यान से देखो, उसका क्वांटम नंबर ज्यादा है, उसका शेल नंबर ज्यादा है, उनका कम होगा। इन सब का शेल नंबर सेम है, तो सबसे ज्यादा जेड इफेक्टिव किसका होगा, एस का होगा, उससे कम पी का, उससे कम डी का, फिर जिसका शेल ज्यादा उसका देन। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अब तो तुम्हारे समझ में आ गई होगी ना? क्लियर, चलो बहुत अच्छी बात। ये दोनों रिमार्क लिख लो। तीसरे रिमार्क पे आते हैं अब हम। थर्ड रिमार्क ये रब कर दें। थर्ड रिमार्क लिखो बेटा, अगर कोई तुमसे पूछे कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट किसका ज्यादा होगा, तो ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग, तो याद रखो बेटा ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग भी एस का ज्यादा होगा, उससे कम पी का, फिर डी का, फिर एफ का। क्यों? एस का साइज कम है, जब छोटे साइज में इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो ज्यादा रिपेल करेंगे, बड़े साइज में इलेक्ट्रॉन होगा तो वो कम रिपेल करेगा। डी और ज्यादा डिफ्यूज है, तो डी में क्या होगा बेटा, स्क्रीनिंग और कम होगी। एफ और ज्यादा डिफ्यूज है, एफ में जगह ज्यादा है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का रिपल्जन कम होगा। तो याद रखना स्क्रीनिंग का ऑर्डर भी यही है, और आपका स्क्रीनिंग का ऑर्डर और आपका जेड इफेक्टिव का ऑर्डर दोनों सेम है। बच्चे गलती कर देते हैं, अपोजिट समझते हैं, लेकिन यहाँ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई यहाँ तक? लिख लो ये। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट रिमार्क। तो सुनो ध्यान से, अगर हम बात करें जेड इफेक्टिव की, तो जेड इफेक्टिव तुम्हारा जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था पॉजिटिव चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल था नेगेटिव चार्ज के। अब इसको बहुत ध्यान से तुम्हें समझने की ज़रूरत है और बहुत आराम से समझ जाओगे। तो बेटा ध्यान से देखो, मैं तुमसे कहूँ अगर कि मेरे पास सोडियम है, ठीक है, सोडियम छोड़ो लिथियम लेते हैं, लिथियम है मेरे पास। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 3, 1s2 2s2 1s2 2s1। ठीक है बेटा, ये क्या था? लिथियम था ना लिथियम। तो लिथियम में आप ध्यान से देखिए, तो लिथियम को हटाओ, लिथियम के हटा के हम क्या ले रहे हैं? बेरिलियम। एटॉमिक नंबर कितना था? 4 था। 1s2 2s2। ठीक है, अब इसमें अगर तुम क्या करते हो, यहां पर तुम्हें इसका सिग्मा निकालना है, तो सिग्मा क्या होगा? ये n-1 2 इंटू 0.85 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा बेटा? 1 इंटू 0.35। क्लियर? कितना आ रहा था ये? 1.7 आ रहा था आई थिंक, नहीं कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा था, कैलकुलेट करो जल्दी बेटा, जल्दी बताओ कितना आ रहा था। ये आ रहा था तुम्हारा 0.85 कर लेना इसको, ये 2 इंटू 0.85 प्लस 0.35, ये आता 2 कितना आता बेटा? 2.05। क्लियर? कितना आया था? 2.05 आया था। यहां तक डाउट कुछ किसी को नहीं ना? अब यहां सुनो ध्यान से, अगर मैंने क्या कर दिया, बेरिलियम पे प्लस कर दिया, अगर मैंने Be प्लस की मैं बात करूं यहां पर, तो अब क्या रह जाएगा इसका? 1s2 2s1 प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का निकल जाना, और जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो देखो ये n-1, तो यहां पर सिग्मा क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0.35। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो रिपल्जन कम हो जाएगा, सिग्मा कम हो जाएगा। सिग्मा कम होगा ना अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन का निकल जाना। इलेक्ट्रॉन निकल गया तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। और जब सिग्मा की वैल्यू कम होगी तो यहां पर देखो कितना, ये कितना रह गया? ये रह गया आपका 2 रह गया, 0.85 था, सॉरी कितना था ये आपका? 0.85, ये 0 इंटू 0.35, ये रह गया 1.7। तो यहां पर तुम अगर जेड इफेक्टिव निकालते हो तो क्या होगा? ये होगा तुम्हारा 4 माइनस 2.05, और ये होगा तुम्हारा क्या? यहां पर जेड इफेक्टिव निकालो, ये होगा 4 माइनस 1.7। तो जब सुन लो ध्यान से, जब भी पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या होगा? सिग्मा डिक्रीज होगा, सिग्मा डिक्रीज होगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो लिख लो फॉर कैटाइन सिग्मा क्या होगा? सिग्मा डिक्रीज, तो आपका जेड इफेक्टिव क्या होगा? इंक्रीज। जब रिपल्सिव फोर्स डिक्रीज हो जाएगी तो नेट अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये चीज तो कांस्टेंट ही रहेगी ना, एटॉमिक नंबर तो चेंज नहीं होगा। इतनी बात आगे समझ में? कोई तुम्हें डाउट, कुछ भी डाउट हो तो पूछो, अभी नहीं है ना? शाबाश, ये रब कर दें। तो जेड इफेक्टिव क्या हो गया? कैटाइन मतलब पॉजिटिव चार्ज, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना, जितना पॉजिटिव चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन निकल गए, उतना ही कम सिग्मा
और उतना ही ज़्यादा क्या हो गया, जेड इफेक्टिव हो गया। क्लियर, चलो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब मैं अगर तुमसे बात करता हूँ यहाँ पर जेड इफेक्टिव तुमसे पूछा जाता है, तो जैसे कि हमने यहाँ लिखा एल्यूमिनियम प्लस, एल्यूमिनियम 2 प्लस, एल्यूमिनियम 3 प्लस, तो यहाँ पर मैंने क्या देखा बेटा, सिग्मा क्या हो गया, सिग्मा डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन निकलना है, सिग्मा की वैल्यू कम होगी, और जेड इफेक्टिव क्या होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, चलो बहुत खुशी की बात। ऐसे ही देखो ध्यान से, यहीं पर मैंने लिखा आपका Na प्लस, यहाँ पर लिखा मैंने Mg2 प्लस, यहाँ लिखा Al3 प्लस। तो यहाँ देखो बेटा प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ प्रोटॉन थे 11, 12, 13, और यहाँ देखो ध्यान से 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सेम है। जब इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है तो यहाँ पर सिग्मा क्या आएगा, सिग्मा सबका सेम आएगा, आएगा या नहीं आएगा, जल्दी बताओ। सिग्मा सबका सेम आएगा, लेकिन इसका Z कितना है 11, इसका Z कितना है 12, इसका Z कितना है 13। 13 में से अगर तुम माइनस करोगे तो ज्यादा बचेगा। ये बात समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, अबे बोलो ना, समझ पा रहे हो या नहीं। अगर इसकी वैल्यू समथिंग कुछ भी आए, इसकी वैल्यू अगर सपोज इसकी वैल्यू आ गई 6, तो 13 माइनस 6 कितना बचा, जल्दी बताओ। 12 माइनस 6 कितना बचा, 11 माइनस 6 कितना बचा। तो ज्यादा वैल्यू कहां पर आएगी, यहाँ ज्यादा आएगी ना वैल्यू, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका Z की वैल्यू ज्यादा है। तो अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन सेम थे सबके अंदर, तो इनको क्या बोल दिया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो ये जो रूल था ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पे भी एप्लीकेबल था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पे भी ये एप्लीकेबल था। जिसपे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, क्योंकि सिग्मा कांस्टेंट है। सिग्मा क्या रहा, यहाँ पर सिग्मा आपका कांस्टेंट रहा, लेकिन यहाँ पर जेड क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, और जब जेड इंक्रीज होगा तो क्या होगा, आपका जेड इफेक्टिव भी इंक्रीज होगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, छापो इसको फटाफट। बहुत लंबा हो गया लेक्चर ये, लेकिन तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर इसमें हो गए होंगे। और देखो ध्यान से, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी, एनाइन की हम बात कर रहे हैं। अगर मेरे पास अगर एनाइन है, अगर मेरे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, चलो नाइट्रोजन लिखते हैं, नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जो तुम सिग्मा निकालोगे वो क्या होगा, ये n, ये क्या हो गया n-1, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 × 0.85, और ये हो जाएगा आपका, एक की स्टडी करोगे 4 रह गए, 4 × 0.35 समथिंग कुछ आ गया। क्लियर है, लेकिन यहाँ पर आप बात करो किसकी, n- की। n जब माइनस होगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p4। इतनी बात आती है समझ में या नहीं आती, माइनस आएगा तो मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, और जब इलेक्ट्रॉन आ गया तो इलेक्ट्रॉन की वजह से रिपल्जन बढ़ेगा। तो यहाँ देखो सिग्मा क्या हो जाएगा आपका 2 × 0.85, यहाँ कितना हो जाएगा, आप कितना होगा 6 का मतलब कितना रहना है मुझे यहाँ पर 5 × 0.35। तो यहाँ पर सिग्मा ज्यादा आएगा, और लेकिन एटॉमिक नंबर दोनों का क्या है, कांस्टेंट है, 7 है। तो जब भी आपका एनाइन होगा, फॉर एनाइन सिग्मा क्या होगा, इंक्रीज होगा, इसीलिए क्या होगा, आपका जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा। तो लिख लो फॉर एनाइन सिग्मा इंक्रीज, कैलकुलेट कर लेना, पता चल जाएगा तुम्हें। सिग्मा इंक्रीज और सिग्मा इंक्रीज, तो जेड सिग्मा इंक्रीज और जेड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, एटॉमिक नंबर कांस्टेंट है, तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा तुम्हारा, डिक्रीज हो जाएगा। ये रिमार्क समझ में आ गया। अब ये एप्लीकेबल आपका, ये एप्लीकेबल है सेम स्पीशीज के लिए भी और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए भी। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करता हूं यहाँ पर, इस बात को बेटा बहुत ध्यान से सुन लेना, मैंने अगर यहाँ पर लिखा आपका O2-, यहाँ लिखा मैंने आपका M3-, O2-, F-। यहाँ प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन मतलब Z, प्रोटॉन मतलब Z कितना था इसका 7, यहाँ कितना था बेटा 8, यहाँ कितना था 9। क्लियर, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10 10 10। तो इलेक्ट्रॉन सेम है, इलेक्ट्रॉन क्या थे यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट थे। जब इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट थे यहाँ पर, तो यहाँ पर सिग्मा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, सेम होगा। अब सेम वैल्यू को सपोज ये 3 है या 4 है, सपोज 4 है, 7 में से 4 माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी बचेगी 3, 8 में से करोगे तो 4, 9 में से करोगे तो 5।
तो तुमने क्या देखा, जितना ज़्यादा z, जितनी ज़्यादा z की वैल्यू होगी, जितनी ज़्यादा z की वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, तुम्हारा z इफेक्टिव होगा। तो यहाँ पर सिग्मा क्या था, हम बात करें यहाँ पर सिग्मा आपका कांस्टेंट था, और यहाँ पर z क्या हो रहा था, z इंक्रीज हो रहा था, इसीलिए z इफेक्टिव भी क्या होगा आपका इंक्रीज होगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? तो मुझे पूरी उम्मीद है तुम्हारे ये भी समझ में आ गया होगा। गर्मी बहुत है जैसे कि तुम देख सकते हो। तो बेटा एक बात सुन लो ध्यान से, जो आज का टॉपिक था बहुत इंपॉर्टेंट था, तुम्हें बहुत सारी बातें बता दी गई हैं, लेक्चर भी लंबा हो गया होगा काफ़ी, लेकिन इसको देखने के बाद तुम्हें कोई डाउट नहीं रह जाएगा, और फिर भी कोई डाउट हो तो अपना सर लेके दीवार में मार लेना। क्लियर? उसके बाद फिर मुझसे पूछना। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपके? मुलाकात करते हैं आपसे अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें आप।